प्यारे बच्चों, जैव अणुओं बहुत जो है उस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अपन तैयारी करते हैं अपनी। आगे न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे बेटा, जैव अणुओं में लास्ट जैव अणु पढ़ेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए आपके इनकी परिभाषाएं बनाना सिखा रहा हूं कि वे तत्व, वे कार्बनिक अणु, ये सब क्या है बच्चों? कार्बनिक अणु है बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। वे कार्बनिक अणु जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों से हुआ, आवश्यक तत्व हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लियस आज इनकी पढ़ाई चलेगी, आज अपने मेन पढ़ाई न्यूक्लिक अम्ल की। फिर पहले जो पढ़े उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसी तरह से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब मिलकर के जो बनाते हैं वो प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या क्या है? 4। कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक तत्व 3, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल में आवश्यक तत्व फास्फोरस भी ऐड हो गया है बच्चों। तो आज की पढ़ाई तो वैसे अपनी क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो वे कार्बनिक न्यूक्लिक, जो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है वो कहते हैं केंद्रक। तो परिभाषा क्या हो गई? केंद्रक में पाए जाने वाले बड़े अणुओं को, कार्बनिक अणुओं को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्लों को नाम देने वाले वैज्ञानिक था अल्टमान, आर अल्टमान, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की भी आपको पता है खोज की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला था, और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बच्चों। तो ये थोड़ा याद करने वाली बात है। इसको नाम देने वाला, न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आर अल्टमान। ये किसके लिए? कि वे कार्बनिक यौगिक जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, वे न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वे कार्बनिक अणु जो आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक गुण कौन से होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले, वे कार्बनिक अणु जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरित करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में पाए जाने से संबंधित है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं बच्चों। न्यूक्लिक अम्लों को 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब नाम सुना हुआ बायोमा अच्छी तरह से। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। एक तो होता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए आप जानते हो अच्छी तरह से, आरएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या राइबोस लिखो तो ठीक है, क्योंकि राइबोस शर्करा संबंधित ही नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल भी बहुलक है, तो इसका छोटा अणु क्या है? तो अपन इसका जलपीड़न करें तो अपन को पता चल जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल किससे के बने होते हैं। जिस तरह से मैंने इस पाठ में कहा था आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में अल्फा डी ग्लूकोज था, उसके बहुलक होते हैं। इसी तरह से अपन ने प्रोटीन पढ़ा, तो प्रोटीन का छोटा अणु क्या था? न्यूक्लिक ये एमिनो अम्ल था। इसी तरह से न्यूक्लिक अम्लों का छोटा अणु क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? तो इसका अपघटन करके देखें, भाई न्यूक्लिक अम्ल है, ये तो बड़ा अणु है। न्यूक्लिक अम्ल तो क्या है? एक बड़ा अणु। उसको थोड़ा गर्म करते हैं अपन, अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसका क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। अपघटन का मतलब तोड़ना। तो ये देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और इसको गर्म करते हैं तो बनता है, मेन हीरो कौन हो गया? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को भी गर्म कर देना बेटा, तो फास्फोरस अलग हो जाता है और शर्करा और वो जुड़ी रहती है। शर्करा और कार्बनिक
क्षार, कार्बनिक जो है कार्बनिक क्षारक मिलकर के ये जो बनाते हैं, फास्फोरस अलग कर दीजिए, इनको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो मेन तो न्यूक्लियोटाइड हो गए, और किसके बहुलक होते हैं तो अपन को कहना है न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को भी और गर्म कर दिया जाए तो फास्फोरस अलग हो जाता है, पी अलग हो जाता है, शर्करा और कार्बनिक क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं ये भी आपकी पता चल जाएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। तो मेन हीरो किसकी पढ़ाई होगी, न्यूक्लियोटाइड। किसकी पढ़ाई करोगे, न्यूक्लियोटाइड। तो जिस तरह से अमीनो अम्ल इंपॉर्टेंट था वैसे के वैसे पढ़ाई करेंगे न्यूक्लियोटाइड, या हिंदी में अपन लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो प्यारे बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 इकाइयां होती है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनते तो बच्चों को याद करा तो बीएसपी से। बीएसपी यहाँ बहुजन समाज पार्टी नहीं है बेटा, यहाँ पर बेस शुगर फास्फोरस से रिलेटेड है। तो बीएसपी का है एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड में निम्न 3 इकाइयां होती है, निम्न 3 इकाइयां होती है, 3 इकाइयां होती है बच्चों, इकाइयां होती है। और वो इकाइयां कौन कौन सी है, बी एस, दूसरा बी हो जाएगा BSP, बी फॉर बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, हिंदी में कहते हैं इसको नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन क्षारक भी बोला जाता है, क्षार। ये डिटेल पढ़ाई करेंगे इनकी। एस फॉर सुगर, सुगर का मतलब होता है शर्करा। कौन सी शर्करा, 5 कार्बन की शर्करा होती है तो उसको कहते हैं पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा से मिलकर बनता है। और पी का मतलब होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल के फॉर्म में होता है। जो फॉस्फेट होता है ना वो क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा। तो बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयां होती, कौन कौन सी, BSP। सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले तो कहलाते हैं प्यूरीन और दूसरे कहलाते हैं पिरिमिडीन। क्यों नाम पड़ा प्यूरीन, इसमें प्यूरीन वलय पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षारकों को 5 क्षारक होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्षारक क्या लिखते हैं, ये कुल 5 क्षारक होते हैं, ये कुल 5 क्षारक होते हैं, 5 क्षारक होते हैं। इनको 2 भागों में बांटते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। इसमें क्या होती है, प्यूरीन वलय पाई जाती है। प्यूरीन वलय क्या होती है, एक तो होती है 6 मेंबर्ड रिंग और एक होती है 5 मेंबर्ड रिंग। और यहां अपन लगा देते हैं N या H, ये बॉन्ड यहां लगा हुआ है, या N और ये। इस तरह से एक संरचना होती है पिरीन वलय। पिरिमिडीन वलय क्या होती है, एक ही वलय होती है 6 मेंबर्ड और विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह की 6 मेंबर्ड रिंग हो तो वो है पिरिमिडीन वलय। इस वलय का नाम, ये तो है प्यूरीन वलय और ये होती है पिरिमिडीन वलय। इसके अंतर्गत 2 ही नाइट्रोजन क्षारक आते हैं और वो होता है AG। याद करने का तरीका, पूरे नाम बताऊंगा, एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें CUT कट, इसको याद करने का तरीका है, इसमें तो AG OG और इसमें कट हो गया। पिरिमिडीन कौन कौन से आता है, कट है, कट का मतलब है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो इन सब के एक बार अपन पूरे नाम, AG का मतलब क्या हो गया, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। उसमें A का मतलब हो गया एडेनिन और G का मतलब है ग्वानिन, या ग्वानिन भी बोलते हैं, ग्वानिन भी राइट ही है। और CUT कट का मतलब क्या हुआ, C का मतलब हो गया साइटोसिन,
सी साइटोसिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल और टी का मतलब होता है थायमिन। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन क्षारक को दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और प्यूरिन। कौन कौन से? अब प्यूरिन का जुड़ने का जो है डीएनए में किस तरह से जुड़ते हैं नाइट्रोजन क्षारक और आरएनए में। तो डीएनए में जो है नाइट्रोजन क्षारक जो जुड़ते हैं ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बंध है। कौन सा बंध है? ये डीएनए में जो जोड़ियां होती है इस तरह से। और आरएनए में जो जुड़ते हैं थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ए डबल बॉन्ड यू और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्षारों में कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो नोट पॉइंट याद रखें, तो हाइड्रोजन बंध। और जो जोड़ियां कैसे बनती है, ये डीएनए आरएनए में अंतर में आएगा। इसमें थाइमिन होता है और इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो बच्चों ये देखा आपने, नाइट्रोजन क्षारक कुल कितने हैं? 5। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, प्यूरिन और pyridine। प्यूरिन कौन कौन से हैं? एजी। pyrimidine कौन सा है? CUT कट। ये किस प्रकार संयोजित होते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं और कौन से बंध से जुड़ते हैं बेटा? तो आपने देखा ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं। और आरएनए में जो होता है ए डबल बॉन्ड यू होता है, यानी थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार ये तो थे नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा पढ़ेंगे अपन पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर। तो बच्चों नोट करना, 5 कार्बन की शर्करा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पेंटोज शर्करा। बच्चों शुगर में आपकी पेंटोज शर्करा इस तरह की 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें फ्यूरेन नाभिक होता है। फ्यूरेन के समान आपने पढ़ा था, ग्लूकोज फ्यूरेन नाभिक पाया जाता है। और वास्तव में ये बीटा राइबोज होती है बेटा। यहाँ पर OH और H लगा हुआ है, यहाँ H OH लगा हुआ है, यहाँ OH H लगा हुआ है, यहाँ CH2OH और H। तो बच्चों ये तो है बीटा डी राइबोज शर्करा। 5 कार्बन का है, गिनो। तो ये कार्बन ये हो गया एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ H और OH लगे हुए हैं, ये चौथा कार्बन, और ये इसको कहते हैं बीटा डी राइबोज। और ये कहाँ पाई जाती है? आरएनए में। अब डीएनए में क्या होगा? ये आरएनए में डीएनए पर 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो 2 नंबर पर ऑक्सीजन गायब कर दो यहाँ से। पहले आप आरएनए की बना लोगे, फिर अब आप यहाँ से ऑक्सीजन गायब करोगे तो दोनों जगह क्या क्या हो जाएगा? HH। तो बच्चों ये भी याद हो गई। अब ये होती है 2D ऑक्सी राइबोज। डी मतलब बाहर निकलना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। 2 नंबर पर ऑक्सीजन गायब हो जाती है, देख लीजिए HH हो गया। तो अब ये शर्करा डी आरएनए में नहीं होगी, और ये किस में पाई जाती है? इसका नाम क्या था? 2D ऑक्सी राइबोज शर्करा। और ये शर्करा क्या हो गई? डीएनए में। तो परीक्षा में एक याद करना, 2 का फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि HH करोगे तो ये डीएनए की शर्करा हो जाएगी, ऑक्सीजन गायब कर देना, डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन गायब, और ऑक्सीजन लगा दोगे यहाँ तो ये आरएनए बन जाएगी, आरएनए शर्करा। तो इस तरह से आपको 2 फायदे हो जाएंगे, 2 स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे बच्चों। तो ये है पेंटोज शुगर शर्करा। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों फास्फेट। तीसरा जो फास्फेट होता है वो फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। पी का मतलब है क्या? फॉस्फेट। और फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल। बच्चों फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? H3PO फास्फोरस हो जाएगा ये, तो H3PO4 करो बेटा। H3PO3 की जगह आप क्या करेंगे? H3PO4 करेंगे। किस फॉर्म में? खोल के लिख दीजिए, P डबल बॉन्ड OH OH और OH। जब हम H प्लस त्यागेगा ये होता है इसका सही सूत्र। H प्लस त्यागेगा तो यहाँ से खाली से देता है, भी इसकी आ सकती है, और इस तरह से ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है। ये होता है फास्फेट किस रूप में होता है? फास्फोरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों 3 इकाइयां अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब ये तीनों जुड़ती है तो वो कनेक्शन आ रहा है। इस पार्ट में 3 ही कनेक्शन सिखाए हैं। पहला कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बंध।
दो ऑक्सीजन से जो दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े थे। दूसरा कनेक्शन है पेप्टाइड बंध, और तीसरा कनेक्शन आ रहा है पॉलीफॉस्फोडाइएस्टर बंध, पॉलीफॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या होता है देखिए, अब तीनों को जोड़ते अपने डीएनए की प्राथमिक संरचना आ जाएगी, या डीएनए की क्यों, न्यूक्लिक अम्लों की प्राथमिक संरचना, जिससे डीएनए आरएनए बनते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की प्राथमिक संरचना की स्टडी आप कर रहे हैं बच्चों। प्राथमिक संरचना, न्यूक्लिक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी आ जाएगी। इसमें क्या क्या चीजें होती है, बीएसपी, एसपी। अब कैसे जुड़ता है, तो शर्करा आपके कौन सी होती है, 5 मेंबर रिंग है, ये पेंटोज शर्करा हो गई, या नाइट्रोजनी बेस हो गया यानी क्षार हो गया, और फॉस्फेट हो गया ये बीएसपी, बी एस फॉर शुगर हो गया। और यहां से अपन खाली वैलेंसी जोड़ लेंगे, ये 5 मेंबर रिंग है, थोड़ी सी अच्छी दिख जाए, ये 5 मेंबर, ये बीएसपी, यहां से खाली से जितना छोड़ दो वापस। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, वापस क्या आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो दूसरा आप शुगर ले लीजिए इस तरह से शॉर्ट में, और ये S हो गया, ये B हो गया, और ये P हो गया। नेक्स्ट और आ जाएगा, तो ये जिस तरह से ये दो जुड़े हैं और भी जुड़ते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये जो कनेक्शन है मेन, इसका नाम है फास्फोडाइएस्टर बंध। मेन यही है कि दो न्यूक्लियोटाइड जिस एस्टर बंध से आपस में जुड़ते हैं उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। दो प्रोटीन जिससे जुड़ी थी उससे पेप्टाइड बंध कहा था, आपस में पेप्टाइड बंध बना था, और दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े थे उसको ग्लाइकोसिडिक बंध कहा था। तो इस तरह से फास्फोडाइएस्टर बंध क्या है कि दो इकाइयां जिस बंध से जुड़ती है उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड, तो लिख दो भैया, दो न्यूक्लियोटाइडोन का आपस में जुड़ना जिस एस्टर बंध से होता है, जिस एस्टर बंध से होता है, एस्टर बंध से होता है उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं, उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। तो बच्चों फास्फोडाइएस्टर बंध सामने आ गया है इसका, और ये डीएनए की संरचना प्राथमिक बन चुकी है। और चाहते हैं तो और इसकी डिटेल स्टडी यूं तो बायो में आती रहती है, और भी आप इसको, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपकी पूरी की है। जो नॉलेज चाहिए वो बेसिक ये आपके सामने आ रहा है बच्चों। इसी तरह से आप चाहते हैं कि नहीं भाई वो फास्फेट ज्यादा खुला दिखाना है फॉस्फेट को, तो आप दिखा सकते हैं ये शुगर हो गई, ये बेस यानी क्षारक हो गया, ये फॉस्फेट चाहो तो इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। पी ये हो गया डबल बॉन्ड, ये तो हो गया आपके ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया ओ, वापस 5 मेंबर रिंग आ जाएगी आपकी, ये शर्करा आ जाएगी, ये यहाँ पर बेस क्षारक हो जाएगा, ये फॉस्फेट आ जाएगा, इसका ऑक्सीजन बन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप फॉस्फेट को भी लिख सकते हैं, तीसरा हुआ है तीसरा। तो ये फॉस्फेट को खोल के लिखते हैं तो भी चलेगा। इस तरह की संरचना भी आप बना सकते हैं, एस्टर में होता ही वो यहाँ से आ जाएगा उसका शर्करा का। तो इस तरह की भी आप संरचना का निर्माण कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बन गया क्या, डीएनए की प्राथमिक संरचना बन गई। प्राथमिक मूर्ति है, यदि द्विकुंडलित होती है तो डीएनए की संरचना हो जाती है। तो हेडिंग क्या लगाना है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी बच्चों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक मॉडल 1953 में वाटसन तथा किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक का मॉडल है। वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये डबल हेलिक्स कैसी, द्विकुंडलित संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित संरचना कैसे बनाते हैं, इस तरह की संरचना बनानी है। और इसमें डबल हेलिक्स तो दो फीते साथ में ऐसे लगा लेते हैं। तो बच्चा
इसमें जो मोटी मोटी मेन बातें ध्यान रखनी है कि एक फोल्ड के अंदर एक जब घूमती है ये संरचना द्विकुंडली, तो इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइडों क्या पूछते हैं तो कितने बताना है, 10 न्यूक्लियोटाइड। और ये जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? एक घुमाव, ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ जुड़ते कैसे हैं, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है ना, ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है ना, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इसको सजा दो। इसका जो व्यास है ये है 20 एंगस्ट्रॉम। इसका ये व्यास याद रखना 20 एंगस्ट्रॉम है। ये जो दूरी मैं कह रहा था ये है 34 एंगस्ट्रॉम, ये 10 की है। तो एक के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये वाली 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? तो द्विकुंडली संरचना में एक फोल्ड के अंदर जो है 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइडों के 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक के बीच की 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी प्रकार इसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा और अधिक जानकारी यदि अपन अपनी पाठ्य पुस्तक में या जीव विज्ञान में, तो आपको और इसकी बढ़िया स्टडी करके ये मॉडल वगैरह भी बनाना चाहिए होता है। लेकिन केमिस्ट्री में पर्याप्त है कि भाई डीएनए की संरचना कैसी होती है, किसने दी थी, प्रारंभिक ज्ञान उसके बारे में होना चाहिए। और डीएनए फिंगरप्रिंट दुनिया का ऐसा है जिसमें दो जुड़वे भाई का भी अपन डीएनए सेम मैच नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो भी दिमाग होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, डीएनए के टुकड़े होते हैं उनके हिसाब से मैच किए जाते हैं, वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक, जिससे पता लगा सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको काफ़ी चीज़ें, पहले शॉर्ट में बायो की डिटेल में आपको बायो में जाना चाहिए, ठीक है ना, बायो की बुक से और भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। अब मेन कार्य, डीएनए के जैविक कार्य कौन कौन से हैं, यानी न्यूक्लिक अम्लों के, डीएनए की क्यों, न्यूक्लिक अम्लों के कार्य हेडिंग लगाएंगे। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, मुख्य कार्य अपन कह सकते हैं क्या है। डीएनए के जैविक कार्यों में सबसे पहला आता है आनुवंशिक गुणों की पुनरावृत्ति। डीएनए का मुख्य कार्य है बेटा आनुवंशिक गुणों की पुनरावृत्ति। एक विधि से अपन देखा अपने पिताजी से संतति वैसे वैसे अपनी शिकल अपने पिताजी से मिलती है, तो ये आनुवंशिक गुणों की पुनरावृत्ति ये मुख्य डीएनए का गुण है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। और दूसरा मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण। ये पुनरावृत्ति की ये डीएनए में पाया जाता है गुण, और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरएनए करता है मुख्य। तो आनुवंशिक गुणों की पुनरावृत्ति यह मुख्य कार्य किसका है, डीएनए का। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति क्या होती है बात करेंगे। डीएनए अपने समान नई फोटोकॉपी पैदा कर सकता है, इसे कहते हैं डीएनए की पुनरावृत्ति। तो अपन पढ़ेंगे ये मुख्य कार्य, पॉइंट में पूछे तो आपको पुनरावृत्ति, डीएनए के गुण, आनुवंशिक गुणों की पुनरावृत्ति। तो डीएनए में जो मुख्य गुण होता है वो होता है आपके, इससे पहले बेटा ये करने से पहले अपन को डीएनए आरएनए में अंतर कर लेना चाहिए। डीएनए और आरएनए में अंतर आप सबको आता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में ये मुख्यतः क्या हो जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है और गुणसूत्र निर्माण करता है। गुणसूत्र केंद्रक में बनता है, गुणसूत्र निर्माण में सहायक है। जबकि ये कहां पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य में मिलता है। कहां मिलता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा अंतर हो जाएगा, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों, एकल सूत्र होता है, सिंगल धागा होता है, एकल फॉर्मेट में एक सूत्र में होती है। इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C होते हैं। इसमें A डबल बॉन्ड U, यानी क्या हो गया बच्चों, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन होता है, और इसमें थायमिन के स्थान पर क्या होता है,
थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ओके बच्चों, चौथा आपको सब बच्चों को पता है कि ये एक ही प्रकार का होता है। डीएनए एक प्रकार का, चौथा इसमें आरएनए तीन प्रकार के, कौन कौन से? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, आपने देख ली है। इसके बाद अपन को पढ़ना है डीएनए की प्रतिकृति या पुनरावृत्ति, डीएनए की पुनरावृत्ति। डीएनए की पुनरावृत्ति या प्रतिकृति, डीएनए की पुनरावृत्ति या प्रतिकृति। कृति का मतलब फोटोकॉपी, अपने जैसी फोटोकॉपी, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। अभी अपनी जैसी फोटोकॉपी नहीं बनाता तो अपन फिर कैसे पैदा होता? अपने डीएनए फादर मदर से मिलते और फिर वापस बनते। तो डीएनए की पुनरावृत्ति, तो डीएनए द्वारा अपने समान नए सूत्र बनाने की क्षमता को पुनरावृत्ति कहते हैं, बच्चों इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो डीएनए की दो द्विकुंडली होती है, ये खुलती है, खुल के एकल सूत्र बन जाता है और एकल सूत्र से वापस जो है नया डीएनए ऐसे पैदा हो जाता है। इस पे जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, इस पे नाइट्रोजनिक क्षारों का क्रम है। जैसे ये है आपके डीएनए और इस खुल गया, इस पर हो गया आपके नाइट्रोजनिक क्षार, तो इस पे नया धागा बनेगा। जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो ए डबल बॉन्ड किससे बनाता है? टी से, तो टी बनेगा। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो सी बनेगा। टी है तो ए बनेगा, सी है तो जी बनेगा। यू तो ठीक है ना, ये हो जाएगा एडेनिन, ए डबल बॉन्ड यू, तो यहाँ बन जाएगा ए। तो इस तरह से वापस एक नया धागा, यानी डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है, ये डबल कुंडलियां होती हैं, ये नाइट्रोजन सारा फिक्स है, ये खुलकर के यहाँ पुत्री डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बड़ा डीएनए है, उससे वापस दो डॉटर डीएनए बन गए, पुत्री डीएनए बन जाएंगे, दो डीएनए बन जाएंगे। तो एक से अपने जैसे फोटोकॉपी, इसमें नाइट्रोजन क्षारों का, तीन क्षारों का क्रम होता है, उसको कहते हैं आनुवंशिक कोड होता है। आनुवंशिक कोड जो होता है, कोडवर्ड होता है, उसके द्वारा एक प्रति डीएनए बनता है। तो एक डीएनए था, उससे दो पुत्री डीएनए बन गए। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए की प्रतिकृति। इसमें डीएनए की खुलता है और मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से फिर जो है आपके नया धागा बन जाता है। ये गुण है। तो एक होता है प्रोटीन संश्लेषण, ये भी बहुत शानदार गुण है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके अलावा आप बुक से आराम से, जिनको डिटेल स्टडी करनी है, वो चीजें आपको खुद को नोट्स बनाकर तैयार करनी चाहिए। लेकिन नोट्स बनाने से इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, जो इसको अपन संक्षिप्त में बता सकते हैं, वो ये बता सकते हैं। दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण भी शानदार अभिक्रिया है। ये कौन करता है? ये मुख्य कार्य किसका है? आरएनए का। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो डीएनए होता है वापस डीएनए बना देता है। पहले तो आपने अभी भी पढ़ा है, डीएनए अपने समान नया डीएनए बनाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। डीएनए अपने समान डीएनए बनाएगा, वो डीएनए खुलेगा, एमआरएनए बनाएगा, मैसेज ट्रांसफर करेगा। इस पर जो मैसेज होगा उसका ट्रांसफर होगा। तो डीएनए द्वारा वापस क्या बनाया जाता है? मैसेज, ठीक ना। तो डीएनए मैसेज, उसको कहते हैं अनुलेखन।
अनुलेखन जैसा लिखा है, ठीक है ना, डीएनए खुलता है तो उस पर मैसेंजर आरएनए बनता है, अनुलेखन, और जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं, इसको कहते हैं अनुवादन। अनुवादन, अनुवादन से जो बनती है वो क्या बनती है, प्रोटीन निर्माण होता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रतिकृति होती है, डीएनए बनता है अपने समान, वापस डीएनए से डीएनए बना, मतलब अपना पुत्री डीएनए, डॉटर डीएनए, पुत्री डीएनए, और उसका वो खुलता है तो एक मैसेज टाइप होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे, बहुत सिंपल समझ सकते हैं। ये है आपके क्या, डीएनए डबल हेलिक्स, ये डीएनए खुलेगा, ये तो है आपके डीएनए, डीएनए खुलेगा और एक धागा बना लेगा। इसमें नाइट्रोजन क्षारों का निश्चित क्रम है, जैसे मान लीजिए ए यू जी सी टी टी सी 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 ए, ये नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है। तो एक धागा बन जाता है, तो डीएनए से एकल धागा जो बनता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन से क्या बनता है, एमआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए का धागा, दो धागे खुल करके, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्रम था ए यू जी सी टी, ये क्रम जो भी आप है ये वाला क्रम ले लेंगे, उस अनुलेखन मान लीजिए हुआ। तो ये अनुलेखन में मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये जो ट्रिपल है, ये तीन कोड है, ये एक ट्रांसफर आरएनए, ये टी आरएनए, इस पर टी आरएनए क्या होता है, एंटीकोड होता है बेटा। हर एंटीकोड से एक प्रोटीन बनती है। ए से क्या एंटीकोड बनेगा, इससे ये तो होता है ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है, जैसे मान लीजिए ये बन गई वैलिन, VAL, अपन ने पढ़ा वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, 3 ए है, तो इसका एंटीकोड क्या बनेगा, तीन क्षारों का एक कोड होता है, सामने से कोड करते हैं, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड, यूथ है तो आपके थाइमिन ही बनेगा, एडेनिन से क्या बनेगा, थाइमिन, ये यूरेसिल है तो एडेनिन, और जी है तो सी, ये आपके एक कोड बन गया। इसके क्या बनेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमिन है तो ए डबल बॉन्ड टी, लो सर ए, ये हो गया ए, ये सेकंड आपके टी आरएनए आएगा, ये न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का निर्धारण करने वाला टी आरएनए हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए सेकंड के लिए, ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल को ये जुड़ जाएगा यहाँ से पेप्टाइड बंद वाला, और ये दूसरा आ गया वैलिन, ये हिस्टिडीन, फिर और अपन जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक प्रोटीन और ले लेते हैं, हिस्टिडीन हो गया, ये प्रोथ्रोम्बिन, ल्यूसीन ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो बनती जा रही है एमिनो अम्ल, ये आपस में क्या है, ये क्या बने, एक एमिनो अम्ल। तो बच्चों ये है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर, इस मैसेंजर आरएनए के कोड से एक एंटीकोड डेवलप होगा, और उस एंटीकोड को जो वहन कौन करेगा, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये हर ट्रांसफर आरएनए एक एमिनो अम्ल का वहन करता है, तीन का जोड़ा है, और ये एमिनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा। तो एक प्रोटीन की चेन बन गई, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, ये एमिनो अम्लों से जुड़ते हुए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन या श्रृंखला, इसे कहते हैं बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है, एमिनो अम्ल जुड़ रहे हैं, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं, जोड़ने वाला कौन है, सहायता करने वाला ट्रांसफर आरएनए, आता कहां से, मैसेंजर आरएनए। तो ये डीएनए होता है, अनुलेखन, और ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं रे बच्चों, अनुवाद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अनुलेखन के बाद में अनुवादन होता है और एक प्रोटीन की चेन बन जाती है, इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पढ़ाई थी बच्चों, आज की पूरी पढ़ाई थी न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित। धन्यवाद। इस प्रकार ये जो पाठ है संक्षिप्त में, पीछे बायो वाला पोर्शन जाता है तो बायोलॉजी के बच्चे अपनी बायोलॉजी की बुक से पढ़े, लेकिन बेसिक बातें बायो की भी मैंने इसमें बता दी है। तो इस तरह से इस पाठ को तैयार करते हैं। शुरू में इसमें सरल क्रियाएं हैं, बाकी बहुत सिंपल और सरल पाठ है, इसको बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा। धन्यवाद।